हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सिंह है और आज हम लोग इकोनॉमिक्स की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम मनी एंड क्रेडिट है, जो कि क्लास 10th टर्म 2 का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है। हम लोग इसको अपने 30 दिन के संकल्प में जारी करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दूं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, सिविक्स में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हमारी पूरी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जा करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलरेडी डाला हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। और जहाँ तक कि पूरी साइंस का है, ऑलमोस्ट एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, नहीं वो भी हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी डाला है। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, उधर पूरा रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का इस क्लास से क्या लेना देना है। देखिए, हम लोग जनरल लाइफ में जीते हैं, हमें पता है कि हर दिन हम अपने जीवन में जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं को देने के लिए, पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है करेंसी की और एक ही पैसे की। प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का समय था तो उस समय सोने चांदी के सिक्के या सरफियाँ चलती थी और उसके बदले में राजा अपने नाम को, अपने चेहरे को पॉपुलराइज भी करते थे और उस चीज़ को दे करके लोग ट्रेडिंग किया करते थे। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करें तो आज के दौर में हम लोग देख सकते हैं कि आज हमारे पास आरबीआई द्वारा डिज़ाइंड एक करेंसी है, पेपर करेंसी है, कॉइन करेंसी है, जिसके ज़रिए में हम लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जो सामान चाहिए होती है, हम उसको लेते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंकों के लोन देने का तरीका क्या है, चेक क्या होता है, पेमेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ों की एक एक करके, कभी कभी आपने डीडी का नाम सुना होगा, डिमांड ड्राफ्ट का, तो हर वो चीज़, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, तमाम तरह की लोन्स कैसे ली जाती है बैंक्स में, योजनाएं कौन कौन सी चलती हैं, ये सारी चीज़ें अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको जानना चाहिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस पूरी वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रिलीज़ करने वाला हूँ और एक कंबाइंड पार्ट भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ मनी एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने पहला चीज़ दिया हुआ, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज की बात कर रहा है? अर्थात फ्रेंड्स कि मान लो कि एक मोहन है और एक सोहन है, दोनों बाजार में जाते हैं। मोहन के पास पैसे हैं और सोहन के पास गेहूं है या चावल है, यानी कि राइस है या व्हीट है। अब इस राइस और व्हीट को दे करके उसको घर के लिए सब्जियां लेनी थी और एट द सेम टाइम मोहन के पास पेपर या कॉइन करेंसी है जिसके बदले उसे सब्जी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है। तो मार्केट में जब वो सब्जी वाले के पास मोहन और सोहन दोनों पहुंचते हैं तो मोहन तो सीधे सीधे उसको जो उस करंट जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ की करेंसी देगा, बड़ी इजीली वो पैसा देगा, सब्जी लेगा, घर चला जाएगा। लेकिन वही जब सोहन जाएगा तो उसके पास राइस और व्हीट पड़ी होगी। अब वो सब्जी वाले से बात करेगा कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास ये चावल है, ये गेहूं पड़ी है, क्या इसको लेकर के आप मुझे सब्जी दे सकते हैं? ये 2 बातें हैं। तो यहाँ पर सोहन को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर उसे सब्जी ना भी मिले, क्योंकि ये तो उस सब्जी वाले के नीड्स पर डिपेंड करता है कि अगर उसे गेहूं चावल चाहिए तो वो आपके गेहूं चावल को लेकर के सब्जी देगा और अगर उसे नहीं चाहिए तो कहेगा कि नहीं भैया, हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, मनी जो होता है वो एक एक्सचेंज का मीडियम बनता है। अर्थात हम मनी देते हैं, सपोज हमारा कैमरा है, ये जो भी इंटरेक्टिव पैनल है या तमाम चीज़ें जो भी हमारे पास है, तो मैंने मनी दी। ऐसा नहीं कि मैंने गेहूं चावल दिया और उसके बदले में मुझे मोबाइल मिल गया, कैमरा मिल गया और ट्राइपॉड मिल गया वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में हो सकता था कि जब मुझे ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेनी थी, उस समय मैं जिस कंपनी से बात करता और सपोज मैं एक पिकल प्रोड्यूसर होता, आचार बनाने की मेरी कंपनी होती, मैं वो अचार लेकर के उस कंपनी के पास जाता कि भैया मेरे पास लाखों के अचार पड़े, इन अचार को ले लो और मुझे बदले में ये प्रोजेक्ट या जो भी ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है दे दो। अगर वो कंपनी वाला कहता कि यार मैं इतना सारा लेकर के करूँगा, ये मेरा ना काम है, ना मुझे इसे बेचना है, ना मेरा इसमें इंटरेस्ट है, आप जाओ करेंसी लेकर के आओ, कैश लो या डिमांड रख लो या चेक दो और दे करके ले जाओ। तो कुल मिलाकर के मनी जो होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी मनी से पूरी होती है। फ्रेंड आगे, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस
दैट ही और शी माइट वांट। मैं गेहूं लेकर के फ्लाइट की यात्रा करना चाहूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, वो लगेज में चला जाएगा, उसका भी किराया अलग से देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एक आदमी है, उसके पास ढेर सारा कैश पड़ा हुआ, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके पास तमाम बैलेंस पड़ा हुआ, वो बंदा अगर फ्लाइट में यात्रा करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकता है। कुल मिलाकर के पैसा वह सरल माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी सुविधा को खरीद सकते हैं। चलिए, और ये पैसे का फोटो आप देख ही रहे हो, मैं काफी दिन से नहीं देख रहा हूँ। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इन द अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। कहते हैं कि प्राचीन काल की बात करते हैं, कुछ ज़माना तो मैंने भी देखा है अपने से कि हम लोग जब गांव पे रहते थे और जब आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने के लिए आता था और जब माँ हमारी पैसा नहीं देती तो हम लोग थोड़ा सा गेहूँ या चावल लेकर के जाते थे और वो चीज़ उसको दे देते तो उसके बदले में हमें आइसक्रीम मिल जाती थी या मिठाइयाँ मिल जाती थी या तमाम मेले में हम लोग घूम के आते थे। तो हमने ग्रेन्स वाला ज़माना देखा है, कैटल वाला ज़माना नहीं देखा है। हाँ, कैटल वाले भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास मान लीजिए एक अच्छी सी नस्ल की गाय या भैंस है और आप बाज़ार में निकल गए उसको बेचने के लिए और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली जिस व्यक्ति को पशु की ज़रूरत होगी या जो एनिमल हस्बेंड्री करने वाला बंदा होगा वो डेफिनेटली उसे परचेज करेगा और उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में कैटल का, ग्रेन्स का स्थान लगभग ना के बराबर रह गया। अब हम लोगों के पास सिर्फ करेंसी है और जिसके ज़रिए हम लोग अपना मूव ऑन करते हैं। Thereafter came the use of metallic coins such as gold, silver coin, copper coins. फिर एक दौर आया, मुगल काल आया, तमाम राजाओं का काल आया जिस समय में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के या कांस्य के सिक्के का एक दौर आया। वो दौर आया जिस दौर में लोग इन कॉइन्स को एक्सचेंज करके सर्विसेज लिया करते थे। लेकिन मॉडर्न फॉर्म में गोल्ड और कॉइन का सिक्का अगर चलने लगेगा तो आपको आदमी आपके समेत लूट लेगा, पर्स भी ले जाएगा। अगर आप गोल्ड कॉइन लेकर के बाजार में सामान लेने जाएंगे तो ना आप रहेंगे ना आपका गोल्ड रहेगा। A phase which continued well into the last century now, the modern form of money include currency। जैसा कि हमने बात किया पेपर एंड कॉइन करेंसी के रूप में। The modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of modern banking system। और कुल मिलाकर के आज की जो मॉडर्न बैंकिंग प्रणाली है उसको जीवित रखने का जो सबसे सरल साधन है वो है पेपर करेंसी, यानी कि यही 10, 20, 50, 100, 200, 1000 के नोट वगैरह 2000 के नोट और इसके साथ साथ जो कॉइन्स हमारे पास आते हैं। आज की बैंकिंग जो है करेंसी के द्वारा चलती है। ऐसा नहीं कि हम बैंक में किसी को 50,000 भेजना है और हम 2 बोरी चावल लेकर के जाए, मैनेजर के सर पे मार दें, कहे कि ये पकड़ो हमको 50,000 दो, तो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि अब हम लोग करेंसी के दौर पे चल रहे हैं। चलिए, और ओल्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा से एक इमेज दिया हुआ है। ये सब कॉइन्स है, केटल्स हैं, अनाज है और ये आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जिसमें आप लोग बैंकिंग कर पाते हैं। आगे देखिए, नाउ हम लोग बात करते हैं करेंसी की। करेंसी यानी सिंपल तौर पे कहें तो मुद्रा। अब मुद्रा की बात करें, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्थात लाइन बड़ा सिंपल है, हमारे भारतवर्ष में यह करेंसी बनाने का काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके आदेश पे वर्क करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे। वो चाहे तो नोट पे सलमान खान को डाल दे या कटरीना कैफ को या महात्मा गांधी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। ऐसा नहीं है कि अब हम भी चलें अपनी एक मशीन ले लें और नोट का फोटो स्टेट करके बैठना शुरू कर दें कि मेरा नोट है, मेरा नोट है, मेरा नोट है। ऐसे नहीं होता। किसी भी देश की जो रिजर्व बैंक होती है उसके पास पावर होता है करेंसी को छापने की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ और अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के रिजर्व बैंक के पास परमिशन होती है कि वो नोटों को छापती है, सिक्कों को बनाती है और वो चीज़ें मार्केट में रोटेट होती हैं और इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जारी रहता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सरल तौर पे लिखा हुआ द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। पूरे भारतवर्ष में लगभग 99.9% जगहों पर अब मनी ही या करेंसी ही, ये नोट ही, ये सिक्का ही साधन बन गया है चीजों को एक्सचेंज करने का। डिपॉजिट्स इन बैंक्स की बात करें, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी is as deposits with bank. People deposit their extra cash with the banks by opening a bank account in their name. अब सिंपल सा फंडा है यहाँ पर बंदो। यहाँ पर देखिए डिपॉजिट इन बैंक की बात करा है, यानी कि बैंक में जा कर के डिपॉजिट करना। मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ
और मेरा खर्च महीने का 8,000 रुपया और मेरे पास ये 2,000 रुपया बचा, तो अब इस चीज़ को मॉडर्न फॉर्म ऑफ बैंकिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं कि बैंक में ले जा करके 2,000 रुपये छोड़ देते हैं। ये 2,000 रुपये करके हम उसमें सालों तक जमा करते रहते हैं, एक बड़ी जमा पूंजी हमारे पास तैयार होती है। इसके लिए सिंपली हम बैंक में जाते हैं और चीज़ों को डिपॉजिट कर देते हैं। आगे उसके लिए हमारा क्या प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हमारा सरल प्रोसेस है कि सबसे पहले हम बैंक में जाते हैं, उस बैंक में हम अपना एक अकाउंट खोलते हैं। बैंक हमें एक अकाउंट नंबर देता है, उस अकाउंट नंबर से हमारी सारी चीज़ें डिटेल्स को वेरीफाई करके बैंक हमारे नाम पे एक खाता संख्या अलॉट कर देती है और उसी अकाउंट नंबर पर हम जा करके जमा पर्ची को मतलब ले करके बैंक से और हम अपने कैश को उसमें भर करके अपना अकाउंट नंबर डाल के बैंक में जमा करते हैं और वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगता है और ये हमारी एक सेविंग के तौर पे तैयार होती है। आगे बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट और ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइन बड़ा सिंपल कह रहा है कि हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया इसके लिए बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं इसको जब लोन आपको भी बताऊंगा तो लोन में आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों देता है। अब उसका एक रीजन है, बड़ा सिंपल सा। अब ये डिपॉजिट जो आपके बैंक अकाउंट में है इसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी डिमांड पे। डिमांड डिपॉजिट आप जाएंगे बैंक में पर्चा भरेंगे, आपके पास एटीएम कार्ड, अब तो एटीएम कार्ड हो गया है, आप आराम से आपके अकाउंट में जो पैसे उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि वो सेविंग्स अकाउंट हो या करेंट अकाउंट, ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसा जमा किया उसको आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है। फिक्स डिपॉजिट में आप उस पैसे को एक तय समय के लिए बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मैं इतने सालों के लिए अपना ये पैसा आपके पास दे रहा हूँ, इस बीच में आप पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ये इमेज बताया गया है जिसके जरिए बताया गया कि डिपॉजिट हम बैंक में कैसा कैसा करते हैं। पहला होता है सेविंग्स डिपॉजिट, जिसमें हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, जितना हमारी इच्छा हो, जितना हमारी बचत है, हम उस पैसे को ले जा करके बैंक में डाल देते हैं और ये एक तरह से पिगी बैंक की तरह वर्क करता है। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है कि एक तय सीमा के लिए आप अपने अकाउंट में नया चलाऊ करते हैं और जिसके जरिए आपने बोला कि भाई देखिए हर महीने मेरे खाते में 10,000 आता है, इसमें से 1,000 रुपये आप काट लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बैंक एक निश्चित समय के लिए आपके अकाउंट से 1,000 रुपये मेंटेन करके काट लेगी और उन पैसों को वो जमा करके विथ इंटरेस्ट आपको एक तय समय के बाद लौटा देगी। ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट। तीसरा है करंट डिपॉजिट। ये बड़ा सिंपल है, इसमें ये बिजनेसमैन्स में ज़्यादा पॉपुलर है कि जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, रोज़ की मेरी 2,000, 4,000, 5,000 की सेल है, जो मैंने कमाया उसको ले जा करके बैंक में डाल दिया, अगले दिन फिर उन्हीं पैसों को निकाला, फिर सामान लाया, फिर शाम में जमा किया। इसमें आप इन पैसों को तुरंत आप बैंक में जमा भी कर सकते हैं और तुरंत निकाल सकते हैं। इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। और नाउ दिस इज द टाइम ऑफ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है बच्चों, ये 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इस तरह की अवधि के लिए बैंक एक निश्चित ब्याज राशि या एक ब्याज समर्थन पर मूल्य जो भी उसका हम कह सकते हैं कि उस पर तय करती है। 5%, 6% एनुअल पर तय करती है और आपने 5 साल के लिए अपना पैसा रख दिया। तो सपोज मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए रख दिया और बैंक ने तय किया कि हम आपको 6% देंगे, 6% देंगे। तो 1 लाख का 6% आपका कितना हो गया? 6,000 हो गया। तो उस हिसाब से जब ये पैसे आप 5 साल बाद बैंक से निकालेंगे तो ये पैसा आपका 1 लाख जो है वह 1,30,000 हो चुका होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन। अब इसमें फिक्स डिपॉजिट में निश्चित समय होती है, निश्चित ब्याज होती है कि ये आपको इतने समय बाद इतना होकर के मिलेगा। इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आगे अब एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाता है बैंकिंग के टर्म में और वो होता है चेक। आजकल चेक का बड़ा क्रेज है फ्रेंड्स। चेक एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें नीचे में आप यहाँ देख रहे हैं एक नंबर लिखा रहता है, ये आपका चेक इशू नंबर है। यहाँ पर इस कॉलम में आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे एक आपके सिग्नेचर का कॉलम होता है, यहाँ पे एक बॉक्स में आप न्यूमेरिक नंबर्स में आप लिखते हैं कि आप किसी को कितना पैसा पे करना चाहते हैं। वर्ड्स में लिखने के लिए रुपीज़ के बगल में एक वर्ड्स का कॉलम होता है, ऊपर में पे के बगल में आप जिस व्यक्ति को देना चाहते हैं उस व्यक्ति का आप नाम देते हैं और एक डेट का कॉलम होता है जिस डेट पे आप उस व्यक्ति को चेक देना चाह रहे हैं वह डेट उसमें मेंशन करते हैं। तो चेक क्या है? चेक एक सिंपल सा चीज़ है, इट इज द पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द सम ऑफ जो भी अमाउंट ऑफ मनी टू पर्टिकुलर पर्सन और समटाइम्स खुद को भी। अब इसमें बड़ा सिंपल है, जैसे मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया मैंने रखा, मैंने कोई चीज़ परचेज की और मैंने किसी ट्रेडर से कहा कि भैया मैं आपको चेक दे दे रहा हूँ, आप इस चेक से पेमेंट अपना ले लेना, 10,000 मैं आपको चेक दे दे रहा हूँ।
तो वह बंदा जब चेक लेगा, उस बंदे के नाम पर हम चेक देंगे तो वो ले जाएगा बैंक में। जब उसको डिपॉजिट करेगा तो बैंक उस चेक में सिग्नेचर को टैली करेगी, उस चेक नंबर को टैली करेगी, अकाउंट नंबर को टैली करेगी। सारी चीज़ों को टैली करने के बाद उस आदमी से पीछे में सिग्नेचर लेगी और उस आदमी को उसके नाम के हिसाब से वो पैसा दे दिया जाएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहला सिग्नेचर मैच करना चाहिए और दूसरा अकाउंट में पैसा होना चाहिए, अन्यथा बैंक आप पर पेनल्टी या बाउंस चार्ज लगा देती है। इसके साथ साथ आप पे केस होने का भी खतरा है। जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया वो आप पे 420 भी कर सकता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, चीटिंग की। अब देखिए ये पहला है बेरर चेक। बेरर चेक का मतलब सिंपल है, जिस व्यक्ति के नाम पे है उसको दे दीजिए। ये आपका ये नीचे का हिस्सा जो होता है ये आपका चेक का नंबर होता है, इस नंबर से मिलान की जाती है। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ आपका अकाउंट नंबर होता है। तीसरी चीज़ आपको ये सब मैं बता चुका हूँ, ये हो गया बेरर चेक। दूसरा क्रॉस चेक है। अब ये फंडा समझिए कि ये क्रॉस चेक क्यों दिया जाता है। क्रॉस चेक में चेक के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में 2 लाइन दे दिया जाता है, बाकी सारा फॉर्मेट वही होता है। क्रॉस चेक देने का मतलब है कि कम से कम मान लीजिए कि आपने किसी को चेक दिया आज, उसको डेट दिया आपने 24 तारीख का, वो गया बैंक में लगाने के लिए, उसने 24 तारीख को बैंक में चेक लगाया। चूंकि यहाँ पे ये क्रॉस किया हुआ है तो इसमें कम से कम 3 से लेकर के 7 दिन तक लग जाएगा इस चेक को क्लियर होने में। और हो सकता है अगर आपके अंदर ये डर है कि मैंने चेक तो दे दिया है लेकिन उस समय मौके पे मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस चेक आपके बाउंस होने से बचाता है। समय से पहले आप अलर्ट हो जाते हैं और आप अपने पैसे अकाउंट मेंटेन कर देते हैं और आपका चेक क्लियर हो जाता है। तीसरा है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे सपोज एक एसी खरीदनी है, एक नहीं मैंने 10 एसी खरीदनी है। मैं कोई दुकानदार हूँ, मैं कोई ट्रेडर हूँ और मैंने क्या किया कि किसी ट्रेडर को एक मैंने ट्रेडिंग के लिए एक चेक दे दिया कि भैया मैंने आपके लिए 10 लाख का चेक भेज दिया है और आप हमारे पास इतनी इतनी एसी और इतने इतने सर्विसेज आपके पास जो भी उपलब्ध है आप इन चीज़ों को हमारे पास भेज दीजिए। ऐसे चेक्स जो परचेजिंग वगैरह के लिए मतलब बिजनेस में ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम ट्रेडर चेक कहते हैं, ऑर्डर चेक कहते हैं। अब नाउ अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस व्यक्ति का भी संबंधित खाता उसी बैंक में होना चाहिए या किसी अन्य बैंक में, तो बैंक अपना रिक्वेस्ट करके डाल देती है। इसमें हम लोग अकाउंट में पे करते हैं, कैश नहीं मिलता। सबसे यूनिक बात इसमें यह है कि जिस व्यक्ति को हमने ये चेक दिया है वो बंदा उसके साथ एक फॉर्म भरता है, उस फॉर्म में वो अपना अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल भरता है और बैंक क्या करती है कि जब वो चेक क्लियर हो जाता है तो वो सम ऑफ मनी जो है, सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको उसके अकाउंट में देती है, ना कि उसके हैंड में देती है। तो ये भी एक बहुत सेफेस्ट मेथड है किसी को अकाउंट पे चेक देना। ये कुल मिला करके आप लोग समझ गए होंगे। आगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रेंड्स, और इसमें हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे कि बैंक लोन एक्टिविटीज क्या करती है। फ्रेंड्स, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, सपोज बैंक का नाम XYZ, ठीक। हम गए, हमारे जैसे हजारों खाता धारक हैं, वहाँ पर गए, किसी ने 100 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 5 लाख दिया। बहुत सारे पैसे बैंक ने डिपॉजिट ले लिए, सेविंग्स में ले लिया हो या फिक्स डिपॉजिट में, वो बात की बात है, लेकिन बैंक ने डिपॉजिट लिया कैश में। अब उस पैसे को बैंक अपने पास सिर्फ 10 to 15% रखता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर 10 to 15% ही कैश रखता है तो बाकी का 85% क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बैंक क्या करती है कि उन 85% रुपीज को लोन के तौर पे बांट देती है, चाहे वो 2 व्हीलर लोन हो, 4 व्हीलर लोन हो, हाउस लोन हो, तमाम तरह की लोन्स हैं। उन लोन्स में उन पैसों को दे दिया जाता है। अब रीजन बड़ा सिंपल है, 2 बातें हो सकती हैं। हम बैंक में गए, हमने पैसा जमा किया और बैंक हमारे बिहेवियर को जानती कि आज डाला कल निकाल लेगा। ऐसे अकाउंट को पहले ही बैंक क्लियर लिख देती है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में जो पैसे बैंक के पास जाते आते हैं डेली के, उन पैसों को वो डेली कैश में रोटेट करने का काम करती है। जैसे हम गए, आज हमने 10,000 जमा कर दिया, उसको मालूम है कि 10,000 ये सामने ले लेगा या अगले दिन ले लेगा, तो वो 10,000 रुपये वो कैश किसी कस्टमर को रोटेट कर देगी, क्योंकि उसको पता कि इस पैसे को हम रख करके किसी को लोन नहीं दे सकते हैं, ये तुरंत फिर ले लेगा वापस। बैंक अक्सर लोन में ज़्यादातर फिक्स डिपॉजिट के, RD के पैसों का इस्तेमाल करती, क्योंकि बैंक को पता कि इतने टाइम के लिए पैसा हमारा है। अब उस पैसे से वो पैसा बनाएगी, मतलब मनी से मनी को खींचने की बात। सिक्का सिक्के को खींचता है, चुंबक चुंबक को खींचता है। तो अब बैंक को अच्छी तरह से पता है कि इस बंदे ने 5 साल के लिए हमारे पास 1 लाख रुपए छोड़ दिए। अब ये बंदा 5 साल में हमसे 1 लाख का 1,30,000 लेने आएगा। बड़ा सिंपल है,
1 लाख का 1,30,000 लेने आएगा, हमने इसको 5% दे दिया। अब बैंक क्या करेगी कि जो कस्टमर्स उनके पास अपनी प्रोफाइल बना करके लोन का डिमांड करेंगी 9% पे, 8% पे, 10% पे, 12% पे, इस तरह से जो भी बैंक के अपने ब्याज दर हो उस समय में इंटरेस्ट रेट हो, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो कस्टमर्स को वो पैसे एक निश्चित समय के लिए लोन के रूप में दे देंगे और उसके बदले बैंक उनसे अपना सम एश्योर्ड जो भी उनका पैसा है, जो पैसा उन्होंने जमा किया है, जो पैसा उन्होंने बैंक से लिया, उस पैसे का इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ एक निश्चित चीज मिला करके एक ईएमआई बना देती है और उस ईएमआई को बना देगी कि जैसे मान लीजिए कि हमने लोन लिया 12 महीने के लिए लोन लिया, हमने 1 लाख लिया, तो 12 महीने के लिए हमने 1 लाख लिया, तो सिंपल सा बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है कि लगभग 8 से 8,500 रुपये हमारा जो है वो 1 महीने का तो यही हो जाएगा। अब बैंक अगर हमसे उस पर 10% ले रही है एनुअल, यानी कि सिंपल फंडा है कि बैंक हमसे 1 साल में उस 1 लाख का 1,10,000 लेने वाली है। तो आपको जितने पैसे बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है उस लोन का, उस अमाउंट में उतना इंटरेस्ट लगा करके उतने महीने के लिए जोड़ लीजिए। और जैसे मान लीजिए, इसको मैं कैलकुलेशन से आपको बताता हूँ, बड़ा सरल कैलकुलेशन है कि मान लीजिए कि किसी ने आप सपोज मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए बैंक से लिए, 1 लाख लिए। अब इस 1 लाख को उसने लिया 12 महीने, तो अब ये मान लीजिए कि इस पे 12% बैंक ने इस पे इंटरेस्ट लगा दिया, चलिए 10% मान लीजिए, 10% बैंक ने इस पे इंटरेस्ट लगाया। 1 साल के लिए अगर आप ये पैसा ले रहे हैं तो बैंक ने कहा कि हमने तुमको 1 लाख दिया है तो हमें तुमसे वापसी 1,10,000 रुपए चाहिए। जब हम तुमसे वापस लेंगे तो पूरे साल में तुम हमको 1 लाख का 1,10,000 वापस करोगे। अब इस बंदे ने सोचा, अगर ये कम पढ़ा लिखा तो ये क्या सोचेगा कि 1 लाख लिया था तो 1 लाख डिवाइडेड बाई ये 12 कर देगा, 8,000 समथिंग इसका यहाँ पर आ जाएगा। ये इसको ईएमआई मानेगा, ये इसकी गलती है, ये इसकी प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं पाया, ये इस पैसे को भूल गया। तो बैंक जो है इस पैसे को जो 1,10,000 है इसको डिवाइड कर देती है 12 मंथ से, और इसका जो एक निश्चित अमाउंट आता है उसे बैंक कहती है कि हमने आपकी ईएमआई बना दी है, और ईएमआई जो है हमने आपकी बना दी है। और बैंक ने उसकी एक ईएमआई क्रिएट कर दी। अब आप उस पैसे को 12 महीने के लिए, अब सवाल ये उठता है कि बैंक कमाता कैसे है। फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं और इस 10 रुपए को अगर आपने मुझे 1 ईयर के लिए दिया, 1 साल के लिए दिया, आपने कहा हम 10 का आपसे 12 रुपए लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उसी समय में मान लीजिए मैं बैंक हूँ, मेरे पास कोई आदमी आया कि भैया ऐसा है ना कि आप मुझे 10 रुपया दे दो, मुझे बड़ा नीड है 10 रुपये का, इस 10 रुपये के बदले हम आपको 16 रुपये दे देंगे। तो मैंने दिमाग लगाया कि एक्चुअली मुझे उसको वापस करना था 12 रुपये, और इसी पैसे से मैं कमा रहा हूँ 16 रुपये, तो 16 - 12 = 4 रुपीज़। ये 4 रुपये बैंक की शुद्ध इनकम हो गई। इसी प्रकार से हर 100 रुपये में या हर 1000 रुपये में अगर उसने 4 रुपये बचाए तो करोड़ों अरबों रुपए आते हैं फ्रेंड्स। वो सारे पैसे जो बचते हैं वही पैसा बैंक का मूल इनकम होता है। इसमें बैंक जो है एक मीडिएटर का वर्क कर रही है। एक कस्टमर आता है, वो चल के आता है, वो कहता है सर ये 1 लाख लीजिए, इसको 1 साल के लिए रख लीजिए, हम इसको डिपॉजिट करने हैं। उधर से एक आदमी चल के आता है, सर बड़ी जरूरत थी सर, 1 लाख दे देते सर, बहुत काम फंसा हुआ था। हालांकि लोन देने का क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखिए आप कर क्या रहा है। इससे बोला कि भाई देखो तुम्हारा 1 लाख लेंगे ना, तुमको 1 लाख का हम 1,05,000 वापस करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। इसने बोला सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इनसे कहा कि भाई देखो 1 लाख का हम आपसे 1,10,000 लेंगे। तो जो बंदा कर्ज लेने आया था, जो क्रेडिट लेने आया था, वो तो मजबूर था, वो बिजनेसमैन था या वो किसी भी तरह की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में घिरा हुआ व्यक्ति था। तो उसने सोचा कि ओके
if I'm getting that much money, I will do the business, I will earn the things, I will buy the things and then sell it to the market and get that profit, and by that profit I will return the things to the bank. बड़ा सिंपल उसका लॉजिक था, क्योंकि उसको व्यापार करना था। उसने सोचा कि 1 लाख में ये खरीद लेंगे, दुकान खोल लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसे भर देंगे। बैंक उससे 5,000 रुपए ज्यादा कमाएगी उस 1 साल में। तो सिंपल सा फंडा है कि उस 1 लाख रुपए पे अगर बैंक ने 5,000 कमाया तो बैंक के पास कई लाख करोड़ रुपए होते हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कि बैंक अगर लोन देना बंद कर दे तो बैंक की इनकम 0, क्योंकि फिर बैंक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बैंक एक्सचेंज का मीडियम है, और जब तक बैंक बैंक में लोग जमा क्यों करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। क्योंकि देखिए, बैंक को गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिला होता है, उनको एक उनकी ऑथेंटिसिटी होती है, उनकी अपनी एक पहचान होती है। इस पहचान को देखते हुए बैंक को लोग ट्रस्ट करते हैं और वहाँ पर जाते हैं, अपने पैसे को उसमें जमा करते हैं कि एक निश्चित समय बाद ये पैसा मिलेगा। और सामने वाला जो बंदा चल के आ रहा है उसे भी पता कि एक रिकॉग्नाइज्ड बैंक है। ऐसा नहीं है कि आज हमने इसे 1 लाख रुपया ले लिया तो पुराने ज़माने में जो फिल्मों में थूक लगा के अंगूठा से जो कागज़ पे चिपका लेते थे और खेत उत लिखवा लेते थे, वो काम नहीं होगा। बड़ा सिंपली इनके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, ये ऑथेंटिक है। अगर इन्होंने कहा कि हम 1 लाख का 1,10,000 लेंगे तो 1,10,000 ही लेंगे, 1,12,000 नहीं लेंगे, जो कि मनी लेंडर्स पहले किया करते थे। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दिया करते थे, और 1 रुपये का कर्ज आदमी के पास 2 साल में 10 रुपये बन जाता था और उनको पता भी नहीं पड़ता था। खैर वो बात नहीं, तो ये ठीक है। This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from bank on any given day. किसी भी दिन आ सकते हैं। सिंपली है कि ये पैसा 15% बैंक ने इसलिए रखा कि अभी आप आओगे और आप कहोगे कि यार मैंने पैसा आपको दे रखा था, मुझे हमारा पैसा चाहिए, और इस पैसे को आप कभी भी लेने आ सकते हैं। ऐसे में बैंक अपना 15% पैसा जो है अपने पास डिपॉजिट रखती है, जिसको वो आपके सामने कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको दे सके। दूसरी चीज, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, और बैंक का मैक्सिमम पैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चला जाता है लोन देने में। There is a huge demand for loans for various economic activities. Bank charge a higher interest rate on loans that they offer on deposits. बड़ा सिंपल सा लाइन है, यहाँ पे क्लियर इस लाइन को मेंशन कर दिया कि बैंक आपके पैसे को लेकर के जितना आपको इंटरेस्ट देती है उससे कहीं गुना ज्यादा आप ही के पैसे को किसी व्यक्ति को कर्ज देती है तो उससे बदले में ब्याज के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में वसूलती है, और यही है बैंक का मूल इनकम। The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income for banks. बड़ा सिंपल है। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो बैंक की कमाई है कुल मिलाकर what is charged from borrowers, यानी कि जिन्होंने लिया उनसे क्या चार्ज किया गया है और कितना उस डिपोजिटर को हमने उतने ही पैसे के लिए दिया है, यही बैंक का मूल इनकम होता है। अब यहाँ देखिए, इसको कहानी के तौर पे भी हम समझिए जो बात हमने बताया। यहाँ पे एक बंदा है, पीपल है, यहाँ पे बड़ा सिंपली दिया गया कि पीपल मेक डिपॉजिट्स। पीपल यहाँ पर आ रहे हैं और अपना एक डिपॉजिट कर रहे हैं। अब उन्होंने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, जिसके लिए बैंक ने उन्हें 2% देने की बात कही, यानी कि कुल मिलाकर के बैंक ने कहा कि आने वाले समय में आप हमसे 102 रुपये ले लेना। अब यहाँ पे पीपल टेक लोन, मान लो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कर्ज लेने के लिए हुआ है, उनमें से कोई एक आदमी कर्ज लेने बैंक पहुंच गया। बैंक गया तो बैंक ने उसको कहा कि ठीक है बेटा, हम तुमको 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे 5%। ये एक एग्जांपल है। और बैंक वापसी में उससे लेगी 105 रुपये, 105 रुपीज। अच्छा, जिस बंदे का उसने पैसा लिया बैंक ने, उसको ये देगी 102 और उसी के पैसे को रोटेट करके पाएगी 105। तो सिंपल है, 105 माइनस 102, this is equal to 3 rupees, and this 3 rupees is the income of bank। ये बैंक के जेब में चला गया। बैंक का अपना कुछ नहीं है, बैंक हमारे ही पैसे को किसी को दे करके कमाएगी और उसी से वो अपना व्यवस्था चलाएगा। बड़ा सिंपल है, लॉजिक एकदम बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे एकदम आप डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे डिपोजिटर्स, बच्चों डिपोजिटर्स का मतलब होता है जमाकर्ता। मतलब जमाकर्ता का मतलब जो खाता में जमा कर रहा है, पैसे को जो जमा करने वाला व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, कोई भी है, बैंक में गया, उन्हें हम डिपोजिटर्स कहते हैं। और यहाँ पे ये बोरोवर्स लिखा है, यानी कि ये मांगने वाले लोग हैं जो मांगने चले जाते हैं बैंक में।
मांगने का मतलब भीख मांगने नहीं, लोन मांगने, कि ये बेगर्स नहीं, लेकिन ये बोरोवर्स है। जैसे कोई बड़े से बड़ा टाटा बिरला अंबानी सभी पे कर्ज है, सभी बोरोवर्स है, बिना बैंक के पैसे का कोई, हाँ सबका अपना अपना कैपिटल होता है भाई, वो फंडा अलग अलग, वो बात की बात। खैर, तो ये रहा एक बैंक का मॉडल, ये सिंपल है, सिंपल बैंक का मॉडल है। अब टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, हमारे सामने दो तरह की क्रेडिट की सिचुएशन आ सकती है। पहला, क्रेडिट मतलब लोन क्या? लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि मैं बैंक हूँ और हमारे सामने लक्ष्य बाबू बैठे हैं, ये हमारे लिए बोरोवर हैं और मैं यहाँ लेंडर का वर्क कर रहा हूँ। तो मैं लेंडर हूँ, मेरे पास 1 लाख पड़े थे, ये आए, इन्होंने कहा कि भाई साहब हमको 1 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत थी, आप हमें 1 लाख रुपया दे देते। तो अब यहाँ पर बैंक का क्या फंडा है कि हम दोनों के बीच में एक कागजी एग्रीमेंट होगा। देखिए, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि बैंक बड़ा लंबा प्रोसेस लेती है, वो आगे के डायग्राम में हमने समझाया, फिर वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करती है, एक निश्चित समय के लिए आपको एक लोन देती है कि ठीक है हमने 5 साल के लिए आपको 1 लाख दिया, इसके बदले में हर साल 1 लाख का आप पर हम 10,000 रुपया चार्ज करेंगे, यानी कि 5 साल बाद जब आप हमको रिटर्न करेंगे तो आप 1 लाख का 1,50,000 रिटर्न करेंगे। इस 1,50,000 को मैं 5 साल के लिए दिया हूँ, तो 5 साल में टोटल 60 मंथ्स होते हैं, उसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा और जितना अमाउंट होगा वो आप निश्चित तौर पे एक मंथली हमको आप पे करेंगे और इस प्रकार से आप 5 साल में आप फ्री हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के फ्यूचर पेमेंट की बात है। अब 2 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे दिया गया है एक इमेज, इस इमेज में दिया हुआ लोन एक्टिविटीज होगी, वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन। अब बैंक जब उधार देती है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति की परिस्थितियों को जांचती है। जैसे बैंक के पास मेरा अकाउंट चल रहा है, बैंक के पास मेरा अकाउंट चल रहा है, बैंक मेरी रूटीन को जानता है कि ये बंदा रोज आएगा, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 देता है, मंथ में 1-2 लाख दे करके जाता है। फिर अचानक से हम जाते हैं, मैनेजर साहब के हाथ पैर जोड़ते हैं, सर बिजनेस में थोड़ा सा कुछ कमी हो गई थी और सोच रहे थे कि कुछ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था, कुछ रॉ मटेरियल्स मंगाने थे, सर इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। बैंक ने बड़ा सिंपली कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम आपको लोन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक से आपने लोन प्राप्त कर लिया। यहां पर बैंक आपके फिनेंशियल बिहेवियर को देख करके आपका एक क्रेडिट पर रिस्क तय करती है कि इस बंदे का मेरे पास आता कितना है और ये कितनी रीपे कैपेसिटी रखता है, उस हिसाब से आपको लोन की एलिजिबिलिटी तय होती है। अब उसमें एक तो गया फेस्टिव सीजन, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा दिया गया, आप देखिए उसको, आप आगे देखिए। फेस्टिव सीजन इन दिस केस, अब यहाँ देखिएगा, तो इसको हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से, इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इस केस में सलीम जो है वो बैंक से अपने प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उसके लिए उसको पैसा चाहिए। वो ऑलरेडी कंपनी रन कर रहा है, उसको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें घट गई, वो बैंक से गया, थोड़े से पैसे लिया, उन पैसों को उसने रॉ मटेरियल में लगा दिया और उसको पता है कि मेरा एक्सचेंज जारी है, मुझे तुरंत उसके बदले मनी मिल जाए। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। सिंपल है, ये कर्ज उसको जो आने वाले खर्च हैं उसमें उसको हेल्प करेगा। और प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीजेस अर्निंग। सिंपल है कि भाई उसको समय पे पैसा मिलेगा तो समय पे उसका प्रोडक्शन होगा, इस समय पे प्रोडक्शन की वजह से वो न सिर्फ अपने कस्टमर्स के डिमांड को पूरा कर पाएगा बल्कि उसके बदले में उसे एक ह्यूज प्रॉफिट भी होगा और उसी प्रॉफिट से वो अपना लोन चुकाएगा। In this situation, credit help to increase earning and therefore the person is better than of before। यानी पहले से उसकी स्थिति भी बेहतर होगी, उसको प्रॉफिट भी मिलेगा और बैंक को इसमें रिस्क नहीं। अब यहाँ पे देखिए स्वप्ना है, इनका एक प्रॉब्लम है। स्वप्ना केस क्या था? फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। उसने खेती के लिए पैसा लिया था, रिस्क फैक्टर, अभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, सूखा पड़ गया, अब उसका क्रॉप हो गया है फेलियर। लेकिन उसने क्रॉप के लिए, जैसे किसान लोग आजकल लेते हैं, किसान क्रेडिट लेते हैं, उसने लाख रुपए ले लिए खेती करना, लेकिन उसका फसल बेकार हो गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। अब देखिए उसके लिए लोन दर्द हो गया,
उसने लिया था कमाने के लिए, फसल खराब हो जाने की वजह से बैंक अपना किस्त तो छोड़ेगी नहीं। तो बैंक जब अपना पैसा उससे मांगने आएगी तो बैंक को बदले में पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक क्या करेगी? जिस कोलैटरल को रख करके, जिस एसेट को देख करके बैंक ने आपको रुपए दिए थे, मान लीजिए कि आप हैं सोनाली, आप हैं या कोई भी, हमने आपको कुछ पैसे दिए ये देख करके कि आपका घर वहाँ पर है, अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे तो मैं वो घर ले सकता हूँ, घर के अंदर की टीवी फ्रिज उठा के ले जा सकता हूँ, खाने पीने का सामान सिलेंडर कुछ भी उठा सकता हूँ, मतलब जैसा भूख प्यास दरिद्रता की हद तक आदमी की जैसी सोच हो, कपड़ा रहता कुछ भी ले सकता हूँ। तो आदमी ये देख लिया कि भाई आपके पास एसेट है, सेफ है पैसा। बैंक भी ये देखती है कि मैं जिसे दे रहा हूँ, बैंक सोचता है कि मैं जिसे दे रहा हूँ उसके पास रिटर्न करने के लिए है कि नहीं है, ये ले लेगा तो पे कैसे करेगा। ये सारी चीज़ों को ही कहा जाता है क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट फैक्टर वगैरह वगैरह दुनिया। ये सारी चीज़ें बैंक देख, ऐसा नहीं है कि आप गए बैंक में चलते होते च्युइंगम चबाते हो गए, सर 5 लाख दीजिए, बैंक उठा के चला के मारा 5 लाख का गड्डी, आप बैंक में पैसा लेके दिया गया, ऐसा थोड़े होता है, इतना आसान थोड़ी है। इतना आसानी से तो उस मैनेजर को भी नहीं मिलेगा जो उसमें नौकरी कर रहा है। हर चीज़ की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। मतलब आप जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट की इलाज करता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री देखता है, उसकी बीमारियों का पूरा एक जांच देखता है कि क्या खाया था इसने, पहले क्या खाया था, रात में। आजकल तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाबू आजकल पूछते हैं कि सुबह में लेट से उठते हो तो तुमको क्या खाने को मिलता है, तो कहता है चप्पल। आप समझ रहे हैं ना हमारे सुपुत्र जी। तो आजकल बड़ा अलग अलग, तो बैंक में वो भी चला जाएगा, कहेगा कि अगर हम समय पैसा नहीं देंगे तो मैनेजर भी यही कहेगा जो मेरा डायलॉग अभी था, चप्पल जूता बेइज्जती, कहीं उठा के पटक करके पैसा छीन लेंगे सब। तो बैंक का रिकवरी सिस्टम बड़ा खराब है। जितना प्यार से देती है लेती है तो उतना ही दर्द दे के लेती है। स्वप्ना बेचारी की वही दर्द है, क्रॉप चला गया, धीरे से खेत भी चल जाएगा, कुछ दिन में ये भी चल जाएगी। सिचुएशन बड़ा खराब है इसका। Credit instead of helping Swapna's improve her earning left her worse off। मतलब यहाँ पर बैंक से लिया हुआ क्रेडिट, यहाँ पे देखिए सलीम की जिंदगी बदल गई कर्ज लेने से, उसका बड़ा बढ़िया सिस्टम हो गया, तो और पैसे कमाने लगा। और यहाँ इन्होंने एक अलग तरह के मतलब सोच से लोन लिया था, इनकी सोच बेकार हो गई, जिसकी वजह से वो पूरे पैसे उसमें डंप हो गए, जिसकी वजह से अब इनको घर बेच के ही पैसा देना, यानी कि यहाँ पे लोन ने इनको और वर्स कंडीशन में पहुंचा दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेबिट ट्रैप। ये बेस्ट एग्जांपल है डेबिट ट्रैप। आपसे कोई पूछेगा डेबिट ट्रैप क्या होता है, तो आप कहेंगे डेबिट ट्रैप वो सिचुएशन होता है कि जहां पर हमने लोन लिया, लेकिन जिस कारण से हमने जिस चीज के लिए लोन लिया वो चीज नहीं चली, फेल हो गई, तो बदले में उसके बदले में बैंक हमसे हमारी कोई एसेट हमसे ले लेता है उस वैल्यू की, और हम बेकार हो जाते हैं कुल मिला के। इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। यानी कि यहाँ पर जो बैंक वापसी लेती है वो काफी दर्दनाक तरीका होता है। कितने लोग तो वहीं मर जाते हैं बैंक के आगे, रो के आग जला करके पेट्रोल मुंह में रख के जाते हैं, मैनेजर पे मार के माचिस मार देते हैं। मतलब अलग अलग सिचुएशन है, मतलब परेशान हो जाएंगे, भाई कर्जा देना है, या तो खुद जल जाएंगे या उसको जला देंगे, बैंक में घुस जाएंगे, एटीएम को जला देंगे, परेशान हो जाते हैं बेचारे। Whether credit would be useful or not depends on the risk in the situation। सिंपल सा फंडा है कि बैंक सोचती है कि अगर मैं इसे कर्ज दे रहा हूं, मैनेजर या जो भी बैंक, मैं इसे दे रहा हूं तो ये बंदा क्या इससे कमा पाएगा कि नहीं। उस पहले तो बैंक आपसे पूछेगी भाई आप अपनी फाइल लाओ, फिर बैंक उसको बैठ करके रीड करेगी कि अभी का मार्केट क्या है। अभी इस समय में भाई साहब लक्ष्य, आपने एकदम खूब ठंडी चल रही है, -5-6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, आप उसी बीच में निकल गए बैंक से पैसा मांगने, सर देखिए हमको बर्फ की फैक्ट्री डालनी है कश्मीर में। तो बैंक मैनेजर कहेगा कि सदा पागल है कहा, वहाँ तो बर्फ ऊपरे से गिर जाती, बर्फ बनाएगा क्या, उसी को बटोर नहीं सकता है। गलती से मान लीजिए आप किसी नेता होता का फोन करा दिए, बैंक प्रेशर में आपको लोन दे दिया, मनाली और कुल्लू और हिमालय की पहाड़ियों पे आप बर्फ बेचने की बात कर रहे हैं, वो भी वाडीलाल का आइसक्रीम। पहले तो कोई खाएगा नहीं, तो ठंडी से मर जाएंगे सब, और कहेंगे ये खाने से अच्छा 1 चम्मच पहाड़ियों पर से ना उठा खा लें। तो आपने जो बैंक से लाख रुपया लेकर के आइसक्रीम की अपनी फैक्ट्री डाली थी, वो लास्ट में आप और आपके परिवार के लोग उस आइसक्रीम को खा के वो पैसा सड़ाएंगे। और फिर बैंक से आपने ये सोच के जो लिया था कि एक बड़ी सी आइसक्रीम फैक्ट्री खोलेंगे, वो बड़ी सी आइसक्रीम फैक्ट्री आपको बड़े से गड्ढे में ले जाके गिरा देगी, फिर हिमालय से आप सीधे गिरेंगे बिहार में। कहाँ गिरेंगे?
और बिहार में गिरने के बाद आपको हिमालय की पहाड़ी के सपने में आएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए बैंक पहले ही पूरी फाइल को रीड कर लेता है। इस बंदे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसको देना सेफ रहेगा, अच्छा इसके पास एसेट है कि नहीं है। हैंड टू माउथ वाला तो आदमी नहीं है कि दिन भर रिक्शा एकदम खींच के चलाया, सामने 200 पाया, 150 ले लिया, 50 रुपया कहीं गिरा दिया। तो बैंक को अगर उससे 1000 रुपया लेना है तो बैंक के लिए वो 1 करोड़ वसूलने जैसा है। इसको चलिए और सरल हंसने वाले एग्जाम्पल समझाते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक फाइनेंस कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, फिनांस की बात हो रही तो बता देते हैं, बजाज फिनांस नाम है उनका, थोड़ा सा ऐड भी करते रहे। तो मोबाइल फाइनेंस करती है। आपको एक छोटा सा कर्मचारी हमारा मित्र है, हम उनके बड़े सम्मान करते हैं, हमारे हर अच्छे बुरे दिन में हमारे अच्छे मित्र रहे। तो उनको परेशानी थी, बटन से अपग्रेड होना था उनको एंड्रॉयड पे। 12,000 का फ़ोन उनको लेना था भाई। गए दुकान पे फ़ोन ले लिए, उनका अकाउंट पता नहीं क्या क्या करके कर दिया एकदम ओके। आधार पैन लेकर के गए थे, इनको दे दिया मोबाइल। अब ये भाई साहब इनको EMI का कोई सिस्टम मालूम नहीं है। अगले महीना कभी मन हुआ तो लेके पहुंच गया पैसा इसके। तो इनके पास बैंक से 10-12 मैसेज आया था, उसमें पैसा काटा जाता है ना भाई, आपका जो EMI आपका फेल हो गया, तो वो दिखा रहा था कि तुम तो पैसा हमसे ले चुके हो। उसके दुकान पे काउंटर पे चढ़ के उसको मारे, किस्त तुम ले चुके हो। अब किस्त नहीं लिया गया, वो बाउंस चार्ज लिया गया, वो पैसा उससे वो माइनस करने की बात कर रहे थे। तो ये चीज़ भी बेचारे उस फाइनेंस कंपनी को देखना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं उसके पास ये है कि नहीं है, इसके साथ साथ ये है कि नहीं है। अब कोई आदमी को न किताब से भेंट है, ना उसके पास बुद्धि है, उसको ले जाके बताओगे कि ये अकाउंट है, ये ATM है, ये ट्रांजैक्शन है, ये चेक, वो तो कुछ जानिए नहीं रहा। तो सरल अंगूठा मारता है, पूरा बैंक का अपना गड्डी उड्डी उठा लाता है। हाँ, हम लोगों ने तो बैंक में ऐसे लोगों को देखा कि नोट तक हम लोगों से गिनवाए हैं कि भैया कितना रुपया बताइए। वो आदमी को अगर आप किस्त के जाल में EMI में फंसा देंगे तो EMI समझेगा नहीं, और वो केवल करेगा मांग। उसी तरह से बैंक को इस फेस्टिव सीजन में बड़ा सिंपल सा, अब एक तो ये है कि भाई देखा उसने, आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनी दिवाली सेल, फलना सेल ये लाती। देखिए जिस समय में सेल लाती है आपको चीजें सस्ती मिलती है, लेकिन सेल बूम पर होता है। ध्यान देने वाली बात है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। फेस्टिव सीजन में लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं, तो डिमांड ज्यादा होती है, तो डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। और एक कंपनी थी जो रोज 2 पैकेट बिस्किट बनाती थी, हालांकि इतनी बर्बाद कंपनी इंडिया में नहीं है, मैंने एक बात कर रहे हैं कल्पनाओं में। एक कंपनी सिर्फ 2 पैकेट बिस्किट रोज बनाती थी। एक दिन उसको मालूम पड़ा कि वही बिस्किट 2000 पीस सामने वाले घर में कुछ, या उस मोहल्ले में या इस एरिया में कोई फेस्टिवल आने वाला है जहां पे लोग एक दूसरे को बिस्किट फेंक के मारते हैं, एक पैकेट। अब जो 2 पैकेट का काम था वो सीधे 2000 हो गया। अब बैंक के पास कैपिटल है 2 से 3 पैकेट बनाने का, वो 2000 पैकेट नहीं बनाएंगे, लेकिन बैंक को उसको देखती थी, कहती अरे यार बंदा तो सही कह रहा, अगर ये 2000 पैकेट बनाएगा तो इसकी डिमांड भी तो है, और डिमांड के लिए प्रोडक्शन करना पड़ता है, और प्रोडक्शन के लिए उसको चाहिए पैसा, कैपिटल। वो कैपिटल बैंक अगर उसको देती है तो बैंक एकदम बिल्कुल सेफ साइड में, क्योंकि उसको पता है रनिंग कंपनी है, रनिंग आइटम है, बिकना ही है। चावल दाल नमक चीनी बिस्किट कहाँ रुकता है मार्केट में, वो बना दिया, बिक गया है। बाबा तक अपना बिस्किट बेच ले रहा है, पेस्ट बेचते बेचते। अरे रामदेव च्यवनप्राश बेचते बिस्कुट पहुँच गया। अब उनका सबसे अच्छा बिस्कुट है, माफ करिएगा बाबा वीडियो देख के मत करिएगा, कुत्तों का बिस्किट है और उनका कोई अंतर नहीं है, सब एक बराबर है। कुछ भी खा लो टेस्ट एक ही रहेगा। कौचू लिख दे, नारियल क्रंच कुकीज, कुछ भी अंड बंड कौनो चीज उसमें लिख दे, स्वाद एक ही आएगा। कौन सा? जो कुत्तों को फेंका जाता है, जो बिस्किटिया होती है, कौन सा होता है? पेडिग्री। एक टेस्ट आता है। आप लोग खाते हैं क्या? नहीं, मैं पहले खाता था, फीलिंग अजीब आती थी। अच्छा खैर, तो ये रहा बच्चों। तो अब बाबा रामदेव पहुंचे अपनी बिस्किट को लेकर के कि ये देखिए पतंजलि बिस्किट है, खाने से होता है। बैंक तुरंत समझा, इनको 500 करोड़ उठा के दे दिया कि तो बेचिए लेंगे, अपना योगा वोगा करा के कह देंगे बिस्कुट आसन है, उसमें बिस्कुट नीचे रख के आसन किया जाता है, अलग अलग नमकीन आसन है, कुछ भी आसन बता देंगे, आदमी खा लेगा, उसको ले लेगा, कहीं से उठा लेगा। ये बैंक ने एकदम मस्त वाला लोन दिया, उसको पैसा मिल जाएगा पूरा। अब यहाँ पे ये आदमी जो है ये कर रहा है खेती, और इसने प्लान बनाया कि इस खेती से फसल उगाएंगे, फिर इस फसल को बेच के एक मिल खोलेंगे, फिर इस मिल को खोलने के बाद इसमें इसी का आटा बनाएंगे, फिर इस आटे को निकालने के बाद इसका बिस्किट बनाएंगे, और फाइनली ये मार्केट है वहाँ जा करके इसको बेच देंगे।
बैंक ने इसका लॉन्ग स्टेप देखा, इसके विजन में बैंक को समझ में नहीं आ गया यार कहीं बीच में फसलें रुक गया तो, बीच में चक्की के नीचे भूकंप आ गया, चक्की धस गया तो चलो चक्की हो भी गया, जो आटा लेके आ रहा था वो हवा में दिया गया तो यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? इसे कहते हैं क्रेडिट फैक्टर, क्रेडिट रिस्क फैक्टर। इसको बैंक अगर देखती तो सपना को अपना खाता बेचने की, मतलब अपना खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ी होती है, लेकिन अल्टीमेटली उस बेचारी की इतनी सारी चीजों को न देख करके बैंक ने अंधों वाली हरकत की, डायरेक्ट उसका लैंड देखा और लैंड देख करके उसको कहा कि भाई ये तेरे पास जमीन है, ये ले पकड़ जा, आगे तू देख ले। और इस तरह से हमारे देश के किसान, मैं इस बहुत एक कड़ी बात को हंसते हंसते अब मैं सीरियस पॉइंट कर रहा हूँ, हमारे देश में किसानों के आत्महत्या के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही क्रेडिट सिस्टम है। बैंक को क्रेडिट देते वक्त एक इंश्योरेंस देना चाहिए कि भाई तुमने खेती के लिए लिया, किसी कारणवश ओवर प्रोडक्शन की वजह से चीज़ों की कॉस्ट गिर गई और तुमने जो लगाया था वो तुम्हें नहीं मिला, तो तुम इंटरेस्ट कहाँ से पे करोगे? एक छोटा सा अमाउंट उसमें इंश्योरेंस कर देना चाहिए और बंदा एकदम रिस्क फैक्टर, लेकिन ये बैंक करेगी नहीं। बैंक ऐसा करेगी नहीं, बैंक को उससे फुल वसूल करना है। और इसी चक्कर में अगर उस बंदे ने 1 लाख लगा करके वो फसल को तैयार किया था ये सोच के कि इससे 3 लाख आएंगे, बैंक को 1.5 देना, 1.5 मेरे घर का खर्च होगा, वह 1.5 लाख ना बचता है, उल्टा उसका 50,000 बचता है, जिसमें बैंक 1 लाख के अतिरिक्त प्रेशर में बेचारा मर जाता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और वैसे भी यहाँ की बैंक अमीरों को और अमीर बनाती है, गरीबों को और गरीब बनाती है। थैंक्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या प्रोटोकॉल है उनका, खैर कमाल की बात है। तो ये इस तरह से इस बेचारे का खेत बिक गया, कुछ दिन में भी खुद भी चल जाएगी बैंक के साथ, काम खत्म। आगे देखिए, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट व्हिच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बड़ा सिंपल सा फंडा। चलिए इसमें हम हमारे परम प्रिय मोदी जी की बात करें। मोदी जी ने एक मस्त योजना निकाली, मुद्रा योजना। इन्होंने बैंक को कहा, छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं इसको इन्होंने बैंक से 3 स्लैब में बना दिया कि जो बैंक जो इनिशियल बिजनेस शुरुआत कर रहा होगा सबसे पहले उसको इस कैटेगरी में देना। इस कैटेगरी को कहते हैं बच्चों शिशु में बैंक ने कहा 50K उसको देना, और ये 50K का एक रीपेमेंट शेड्यूल बना देना, 50,000 रुपये दे देना और इस 50,000 का चेक कर लेना कि ये 50,000 रुपये ये समय पे दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर ये पार कर देगा तो फिर यहाँ पे तरुण एक स्लैब बनाया, तरुण में उन्होंने कहा कि अब उसको 5 लाख देना, 5 लाख देना, फिर इसको चेक कर लेना। और लास्ट में एक तीसरा इसका स्लैब बनाया किशोर बना दिया, किशोर में कहा कि अब उसको 10 लाख दे देना। यानी ये सारा खेल जो है बैंक आपके रीपेमेंट बिहेवियर के हिसाब से तय करती है। हमने बिजनेस चलाया, पहले हमने 50,000 अच्छे से चला लिया तो बैंक ने कहा चल भाई अब तू 5 लाख ले जा। अच्छा तूने 5 लाख भी अच्छा चला, अब ले 10 लाख ले। जिस दिन आप 10 लाख चलाएंगे बैंक आपको 1 करोड़ देने लगेगी, क्योंकि बैंक को कंटिन्यूअस जिस आदमी से पैसा आता है बैंक उस पर ट्रस्ट करती है। एक नए आप सोचो ऐसा लक्ष्य भाई कि आप हमारे पास आए, आपने हमसे पैसा मांगा और इससे पहले भी आप 100 बार हमसे ले चुके हैं और हर बार टाइम पे दे चुके हैं, और ये हमारे पास पहली बार है। ठीक है मैं इनको जानता हूँ लेकिन इनसे लेन देन नहीं हुआ। ठीक है मैं जान रहा हूँ कि सी इज़ वेरी गुड गर्ल, बढ़िया अच्छे फैमिली से, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं जान रहा हूँ उसके फिनेंशियल बिहेवियर को। तो अब आप बताओ कि मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास 10 रुपये पड़े हैं और दोनों को 10 रुपये की जरूरत है, तो मैं किसको 10 दूंगा? जाहिर सी बात आपको दूंगा, क्योंकि ये नए हैं। तो बैंक के पास सीधा फंडा कि अमीर लोग रोज लेते हैं, रोज देते रहते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी बैंक को पता है इनका फिनेंशियल बिहेवियर सही है, तो बैंक उनको और अमीर बना रही है। गरीब बेचारा लोन लेने के लिए गए, बैंक मैनेजर साहब को, अब भाई धन्यवाद, पूरे जीवन में अब भाई सब विकास रुकता नहीं होता, मतलब हमारे जीवन में भी ऐसे हमारे बड़े भाई हैं मैनेजर हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ बैंक मैनेजर पूरा पहले तो आपको चूस लेंगे, चूस के आपको एकदम इस लायक कर देंगे कि आप लोन से पहले खून मांगोगे उनसे, 100 ग्राम खून दो, हम जीना चाहते हैं। पूरा दौड़ा के फाइल एकदम इधर उधर करा के 10 बार फोटो कापी, 10 बार ये वो, मतलब आदमी जाएगा 60 किलो का, साल भर में बैंक उसको 30 किलो का बना देगी और लोन भी नहीं देगी, पूरा दौड़ जाएगा। लास्ट में कह देगी आपका क्रेडिट अच्छा नहीं था, इस वजह से बैंक मना कर। इस बीच में वो बेचारा अपने घर से बना के पूरी सब्जी खीर हलवा ले गया, तो उसका घर का राशन हो गया और लास्ट में वो कर्जा में आ गया। बैंक से कर्जा क्या मांगेगा, दुनिया उससे उल्टा मांगेगी कि जो हम दिए थे वो दो। भारत में अधिकतर इन्हीं सब मिसबिहेवियर के वजह से या बैंकों की इस तरह की गलतियों की वजह से ये मनी लेंडर्स पनप रहे हैं।
ये मनी लेंडर्स कौन है? हमारे आपके जैसे लोग हैं। तो कहा यार सोनाली को मैं देख रहा हूँ रोज बैंक जा रही है। एक दिन मिला, यार भाई सोनाली बताओ भाई क्या हाल चाल है? अरे आपने कहा भैया बहुत बढ़िया सब कुछ ठीक। क्या बैंक रोज आ रही है? अरे कुछ पैसे चाहिए थे, एक बिजनेस डालना था, मेरे पास बड़ा बढ़िया सा आइडिया था। अच्छा, बैंक वाला क्या बोला? भैया दौड़ रहे हैं, देखिए पता नहीं, अब तो कह ही रहे हैं कि कर देंगे 6 महीने तो गुजर गए। मेरे माइंड में अटैक किया, मैं मनी लेंडर हूँ। अच्छा यार ये परेशान भी, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ब्याज खोरी मेरी कमाई थी। मैंने बोला यार ठीक है, इसको ऐसे बताते हैं। अब इसको यार क्या झूठ मूठ का परेशान हो, काम बढ़िया है ना, पैसा निकल जाएगा ना, क्या इनका चक्कर लगा रहे, चलो हम ही दे रहे हैं पैसा, इतना इतना दे देना हमको। अब आप इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो बैंक की बिहेवियर से कि आप मजबूर हो, रिलेटिव्स दे नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आप सपने देखते हो ना, जब आप सपने देखते हो ना, तो उन सपनों की कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ती है। अगर मुझे खुद पे यकीन था, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि सर आपकी अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा था, पैसे की मारामारी चल रही है, कभी भी संस्था बंद हो सकती है, बंद हो सकती है, क्या जरूरत थी 2, 4, 5 लाख 6 लाख खर्च कर दिए, यही पैसा रहता तो आपको पेंडेमिक में हेल्प करता। तो मैंने कहा कि भाई देखिए सपने तो मैंने ही देखे, तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अगर मैं कोविड को सोच करके अगर बैठा रहूँगा तो मैं अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट करूँगा? रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के तो कुछ होता नहीं है। आंधियों के डर से घर से बाहर निकलना अगर छोड़ देंगे तो फिर हम कभी मजबूत पेड़ के तौर पे जाने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि पौधे टूट जाते हैं और पेड़ अपनी जगह पे तने रहते हैं। तो जीवन में पेड़ बनना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैंने रिस्क लिया। बैंक भी इस तरह के बिहेवियर्स को देखती है बाबू, बैंक देखती है यार इसका प्रोजेक्ट सॉलिड है, बंदा सॉलिड है, प्रेजेंटेशन सॉलिड है, दो इसको पैसा, ये करेगा, इसमें जज्बा है कुछ कर गुजरने का तरीका है। लेकिन वहीं पे एक सुस्त जैसा मरा हुआ मुंह लेकर के आप पहुंच गए बैंक में, फाइल लेकर के, बैंक की सीढ़ी अब गिर गए। बैंक बोला कि जब ही हमारे ऑफिस तक नहीं चल के आया तो क्या पता कि ये कल लेकर के अपने काम को कितना एनर्जेटिक वे में करेगा। अब इसमें भी 2 फंडे हैं, बड़ा क्लियर है आपको। हम अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उसको भी मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक ग्राफ के जरिए हम लोग इसको समझेंगे, ज्यादा बेहतर करते। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बैंक ने एक चीज बोला कि मुझे चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के तौर पे मुझे आपका कोई एसेट, कोई पूंजी चाहिए, चाहे वो आपकी जमीन हो या आपका घर हो या आपकी गाड़ी हो या जीविका के लिए कोई मशीन हो या कोई डिपॉजिट आपने बैंक में कर रखा हो, इस तरह की कोई भी एक चीज दो और पैसा ले जाओ। इसमें बैंक का ये फायदा है बच्चों कि बैंक कहेगा कि यार मैंने उसको 100 रुपया दिया, लेकिन मैंने उसके 100 रुपये की LIC या जो भी इंश्योरेंस उसकी थी या कोई 100 रुपये का उसका, मान लो गोल्ड लोन, बेस्ट एग्जांपल है। आप गोल्ड लेकर के जाते हो, मुथूट कंपनी बाहर ऐसे अमिताभ बच्चन का फोटो लगा रहता है, ऐसे करके हंसते हैं कि आइए दे के जाइए, अपना दीजिए, अपने ही सामानों के ब्याज दीजिए। फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आप बैंक में चले गए। बेचारे गरीब, हम लोग मीडियम क्लास के हैं तो हम लोग रोज देखते हैं इस तरह की घटनाओं को। बेचारी औरतें अपना मंगलसूत्र तक उतार देती हैं अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये लोग मुस्कुरा करके उसका जेवर ले लिए। अब उनके पास एसेट आ गया, कोलेट्रल आ गया, सिक्योरिटी आ गई। उसने उस गोल्ड की वैल्यू लगाई तो उसको मालूम पड़ा इस गोल्ड की वैल्यू आज के डेट में 10,000 है। तो बैंक उसको 10,000 नहीं दे रही है बाबू, बैंक उसको कहेगा 6,000 ले जाएगी। 30-40% वो अपना मार्जिन पहले ही रख लेगी कि शायद वो EMI ना दे पाए, समय पर किस्त ना दे तो हमारा इतना ब्याज हो जाएगा, तो हम जब उसका ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे तो हमारा पूरा पैसा निकल जाना चाहिए। फंड आप समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे जब 1 लाख रुपए दिए तो आपने कहा कि 1 लाख का हर महीना मैं 5,000 लूंगा, तो साल में 60,000 होगा, प्लस लास्ट में जब आप खत्म करेंगे तो 1 लाख और लेंगे। तो हमें जब 1 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ तो मुझे 1 लाख के बदले 1,60,000 चाहिए था, ठीक। तो इस 1,60,000 के लिए हमने कहा कि भाई एक काम करो बेटा, अपने घर से जाओ, कोई ऐसी चीज लेकर के आओ जिसकी वैल्यू इसके अप्रॉक्स हो। आप घर से गए, ढेर सारा गोल्ड लाए, उस गोल्ड की वैल्यू 2 लाख निकली। तो हमने कहा यार ठीक है, इसको 1,60 दिया जा सकता है। 40,000 हमारे पास जब देखेंगे कि ये 5-6 महीने लगातार नहीं जमा किया, तो इसको मैसेज डियर कस्टमर करके भेजेंगे। हम तो खुद ही अपने जीवन में 800-900 मैसेज झेले हैं। डियर कस्टमर करके भेजेंगे कि आज आपको फांसी चढ़ाया जा रहा है, आज आपके घर पे छोटा सा बम मार दिया जाएगा, आज आप खाना खा रहे होंगे, आपको कहीं से उठा लिया जाएगा। इस तरह से प्यार भरा SMS और WhatsApp पे पहले हाथ जोड़ेंगे, नीचे हाय वेलकम मिस्टर लिख करके नीचे में पूरी बात लिख देंगे कि आज सामने आपको टांग ले जाएंगे। अब आदमी इस डर से जाएगा कहीं से अपना किडनी घर द्वार
चोखा चटनी जो मिलेगा उसको कहीं रख करके फिर ले जाएगा बैंक को खरीद। ये बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया है। इसलिए बैंक लोन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी रीपे कैपेसिटी जानना, अपनी इनकम की स्टेबिलिटी जानना। अगर आपके पास स्टेबल इनकम नहीं है और रीपे की कैपेसिटी नहीं है तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में लोन का मतलब हो जाता है लो न, मतलब नहीं लो तो गए जी। तो इसके लिए बैंक आपसे सिक्योरिटी ली और सिक्योरिटी के बाद आपको उठा करके दे दी, और अगर आप समय पर नहीं दिए इसी कोलेटरल को बेच करके अपना पेमेंट निकाल लीजिए, आपका काम खत्म। अब यहां से यहां तक हम लोगों ने ये सब समझा कि बैंक किस तरह से क्या क्या करती है। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट की चलते हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हम आपके अगली पार्ट में आपका स्वागत करेंगे और फिर आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, काफ़ी कुछ नया बताएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।